नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जून में 2024 जून में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उनके लिए टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया बैच स्टार्ट हो चुका है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और टॉपिक वाइज लेकर आता हूं। हम लोग कल जो प्रैक्टिस सेट किए थे उससे हमने देखा था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज भी टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी संविधान की क्लासेस चल रही हैं ऐप पर, तो संविधान के जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, फिर सिद्धांत, फिर विचारक, फिर आईआर, फिर तुलनात्मक राजनीति, फिर लोक प्रशासन। तो जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, शिल्पी यादव जी अभी आया नहीं है तो आया जानकारी हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम जो है जून में होगा और फिक्स है, हर साल होता है। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इस टाइम, होली के टाइम पे आपको छूट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया बैच जो फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तो चल रहा था उसमें कुछ क्लासेस हो गई हैं, एकदम फ्रेश बैच आप जो ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग टॉपिक से, वो आपका है 26 मार्च से। और इसमें आपको क्या दिया गया है, 26 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप सभी को दिया गया है 90% का ऑफ। कितना दिया गया है? 90% का ऑफ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ईएमआरएस, बीपीएससी, टीआरई 4.1 जो अगस्त में है, एनवीएस, केवीएस, उत्तराखंड एलटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, इतने भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क एकलव्य बैच है। आप टीचर्स एकेडमी का ऐप अपलोड करेंगे, वहाँ पे एकलव्य बैच, कोई चार्ज नहीं है उसका, एकलव्य बैच दिखाई देगा आपको, उसको ओपन करेंगे, उसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्न है विथ आंसर, विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपके लिए उपलब्ध है। तो 26 मार्च से एकदम नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो किसी का, वो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना है 96 28 95 92 37 पर। ठीक है, तो अभी 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक जो है आपको क्या कर दिया गया, 90% का ऑफ दिया गया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप संस्था के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं नेट जेआरएफ से संबंधित जो संविधान में प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे हमने कल ही बात की थी, आज ही बात करेंगे। नहीं, उसकी नहीं होती शिल्पी जी। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न, प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है भारत का। ठीक है, कैलाश जी गुड इवनिंग, स्वागत है। भारत का कार्यपालिका हेड जो होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? चलिए बताइए। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विरोधी दल के नेता होते हैं, फिर भारत सरकार के जो मुख्य सचिव होते हैं वो होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत सिंपल है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, हालांकि ये कम से कम 7-8 साल पहले पूछा गया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट महोदय। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। जिन लोगों ने कहा ए है, बिल्कुल 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 राधे राधे जी है, गुड इवनिंग राधे राधे जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, आप सभी को पता है, कल भी हमने इसे डिस्कस किया था। ये जो लाया जाता है संसद में लाया जाता है, राज्य के विधानमंडल में लाया नहीं जाता। और संसद में जो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, इन दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, और महाभियोग का प्रस्ताव लाते कब हैं? जब प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना होता है तब। बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए
पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कि एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, दोबारा राष्ट्रपति रहना चाहते हैं, दोबारा फिर चाहते हैं कि दोबारा फिर वही राष्ट्रपति बने, तो किस आर्टिकल में इसको बताया गया है कि उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है? 52 में, 54 में, 55 में, 57 में, किस आर्टिकल में ये बताने का काम जो है किया गया है? जल्दी से बताएं। किस गुड इवनिंग रवि तिवारी जी, वंदना मौर्य जी, सेकंड किसी बताइए किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, एक बार आप राष्ट्रपति बन गए हैं, दोबारा फिर से आपका पुनर्निर्वाचन अगर चाहते हैं कि फिर से हम राष्ट्रपति बने, तो ये इसका किस में किया गया है, उल्लेख किया गया है? बिल्कुल सही आंसर है आर्टिकल 57 में, अनुच्छेद 57 में इस बात का जिक्र जो है किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पे, वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब एकमात्र उदाहरण कि ऐसा बंदा जो राष्ट्रपति बना और सर्वसम्मति से बना हुआ है, मतलब सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति दी थी कि हाँ ये बंदा राष्ट्रपति जो है बनना चाहिए। कौन सज्जन पुरुष थे वो, ये बताइए कौन सा आंसर होगा ये? वो कौन से सज्जन पुरुष थे जिनके बारे में सभी लोग सर्वसम्मति से फैसला लिए थे कि ये इंसान देश का प्रेसिडेंट बनेगा? मतलब वहाँ पे विरोधाभास नहीं हुआ था कि नहीं ये बनेंगे, वोटिंग हुई थी, वोटिंग तो होती है लेकिन सर्वसम्मति से चुना गया था। तो आंसर सही है यहाँ पे, बिल्कुल आंसर सही है, नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ये वो शख्स हैं जिनका राष्ट्रपति चुनने का एकमात्र उदाहरण रहा है कि सर्वसम्मति से चुने गए थे, मतलब यहाँ पे कहीं विरोधाभास नहीं था, प्रत्याशी वाली कोई बात थी नहीं कि ये नहीं इनको वोट देना है, ये नहीं, ये सर्वसम्मति से इन पे लोगों ने अपना विचार दिया था। अगला प्रश्न देखते, थोड़ा स्पीड में चलिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमने आपको जब पढ़ाया था राष्ट्रपति को तो परामर्श संबंधी अधिकार ही बताए थे। तो भारत देश का कौन सा संविधान में ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है? आर्टिकल 129 में, आर्टिकल 132 में, आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 32 में, किसमें इसका जिक्र किया गया है? जल्दी से फटाफट आंसर देते चलिए। परामर्श करने का अधिकार कौन देता है? और इसको लेकर के मैंने कई बार क्लास में ये मैंने बताया था, बिल्कुल आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 आरओ के एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा गया था, जो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ए भी दिया हुआ था। तो ये आंसर आपका सही है। आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। सीएम है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर है, उच्च न्यायालय के जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं, किसकी उससे होता है? परामर्श से होता है। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है राज्य में, तो भारत देश के संविधान में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 356 में, आर्टिकल 356 में इसका जिक्र किया गया है। और वो करता कौन है? गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल महोदय होते हैं, ये क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, जब चाहे इनको उनके पद से हटा भी सकता है राज्यपाल महोदय। तो उन्हीं के, जब राज्यपाल को लग जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति से बताता है और राष्ट्रपति वहाँ पे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। सिंपल सा प्रश्न है, अगर मान लीजिए कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, यानी लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसके पास है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जो लोग सोच रहे हैं कि सर ये होगा। गुड इवनिंग करुणा जी, चौहान जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सही आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये पावर है कि सदन से पास होने के बाद प्रेसिडेंट अगर चाहे उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है, वो अनुमति नहीं देगा। ठीक है, जैसे पॉकेट वीटो था, होता है आपने जेब पॉकेट वीटो, मतलब उसको अपने पास रख लिए, उस पर कुछ डिसीजन नहीं दिए। वो जब डिसीजन नहीं दिए तो कोई मांग भी नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर सही है आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, वी गिरी। ये कौन से राष्ट्रपति हैं जो राज्यपाल रह चुके हैं बिहार के? बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, कौन है वो इनमें से? बिहार के गवर्नर कौन रह चुके हैं, बताइए। चलिए, आंसर उनका सही है, जो लोग कह रहे हैं सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो हैं, डी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। फिर सर्च कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। रवि तिवारी जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें यह ऑप्शन दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। ये क्या होगा बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत कौन से राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे? बताइए, मतलब वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं। देखिए, राधा कृष्णन साहब के बारे में बात करें तो भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जाकिर हुसैन साहब भी रह चुके हैं, वेंकट रमन साहब भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही आंसर है, सी, 9th का सी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी वो शख्स है, राष्ट्रपति बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति नहीं थे। बिल्कुल सही आंसर है। आज प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं तो प्रश्नों की गति थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, लो ये प्रश्न नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी बेकार है। ये प्रश्न अगर नहीं कर पाए तो ज़िंदगी बेकार है। ये ऐसे शख्स के बारे में कह रहे हैं जिन्हें मिसाइल मैन कहा गया, वैज्ञानिक भी थे, वो मिसाइलें बनाई थी, उन्होंने को मिसाइल मैन का नाम दिया गया था। और एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए बिल्कुल कम है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। वह ऐसे शख्स थे मतलब जिन उनको दूसरे देशों से भी ऑफ़र आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जिस देश का मैं नमक खाया है, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से गद्दारी नहीं करूँगा। बहुत महान हस्ती थे अपने आप में ये मिसाइल मैन जी अब्दुल कलाम जी। बहुत ही रॉयल पर्सन थे। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। छोड़िए इसको, इससे भलुआ प्रश्न है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए कौन बुला सकता है? बताइए, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब संसद में कोई साधारण विधेयक लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी अनुमति देता है। लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से नहीं पास हुआ, दोनों में मतभेद हो गया। देखिए, मैं साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ, धन विधेयक, वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 108 के आधार पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बुलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, अध्यक्षता करने का काम कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आंसर आपका यहाँ पे सही है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, 368, 356, 352। देखिए, 3 वर्ड आते हैं डियर, अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। एक वर्ड इस्तेमाल होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक, एक वर्ड इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक, और एक वर्ड जो होता है इस्तेमाल होता है वित्तीय आपातकाल।
तीनों। आप बहुत से लोग राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन को एक समझ लेते हैं, नहीं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के आधार पे है, जब और राष्ट्रपति शासन 356 के आधार पे है। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 356, यानी ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अगर हो जाए या फिर पद त्याग दे अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है, यानी कितने दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे? 1 महीना, 9 महीना, 3 महीना, 6 महीना? बताइए कितने दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाएगा, कितने दिन के अंदर किया जाएगा? 1 महीने में करेंगे। पहले बात तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया, उन्हें इस्तीफा दे दिया, फिर मृत्यु हो गई या हटा दिए गए हैं, तो उनकी जगह सारा कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, ठीक है। तब तक इनको 6 महीने के अंदर अंदर क्या किया जाता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो 6 मंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा। तो जाहिर सी बात है, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है, ऐसे अधिकार हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यही अधिकार स्थगित नहीं होते हैं, बाकी सारे समाप्त हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 358, 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356, किसके अंतर्गत होता है ये बताइए? प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहा है, बी करके आंसर आ रहा है, आर्टिकल 359 अनुच्छेद। मुझे पता था लोग 356 मारेंगे, राष्ट्रपति शासन समझ करके 356 ही जड़ देंगे बहुत से लोग, और जड़े भी हैं। 15वें का बी होगा, 356 नहीं होगा अजय कुमार जी। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में आता है, अनुच्छेद 21 के ए में आता है, शिक्षा का अधिकार, ये सब आता है, ठीक है। तो आंसर हाँ बिल्कुल 359। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। असंगत का मतलब नहीं मिल रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भाई साहब भी रहे, राधा कृष्णन जी भी, ये भाई साहब भी रहे हैं, लेकिन नेहरू जी क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये असंगत हैं, ये असंगत हैं बिल्कुल। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ध्यान दीजिए, किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो राष्ट्रपति का जो सबसे पहला अधिकार है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उस कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत ही बताया गया है कि राष्ट्रपति बहुत से लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, या फिर तीनों में निहित किया गया है? बताइए, अधिशासी शक्तियों में किसको निहित किया गया है? आज के प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं, कर लीजिए। गुड इवनिंग यश कुमारी जी, कल से प्रश्नों को लेवल बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया मैंने कि आपको सब सही है, सब सही है, वो आसान सा। अब टफ प्रश्नों को लेकर आऊँगा मैं। तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए।
इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। सी इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, 18 का ए सही है। बिल्कुल रवि जी का ही आंसर सही है, बिल्कुल रवि ए। इस केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को जिसमें निहित किया गया भारत के राष्ट्रपति हैं। जितने भी प्रश्न हैं, कल भी जो 4 बजे मैंने प्रैक्टिस कराया था, आज भी जो करा रहा हूँ, कल के जो 30-40 प्रश्न थे वो भी प्रेसिडेंट के थे, 30-40 प्रश्न थे। आज भी जो प्रश्न हैं ये भी प्रेसिडेंट के ही हैं। तो जाहिर सी बात है आंसर सही है यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? कौन से ऐसे प्रेसिडेंट जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? वीवी गिरी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, KR नारायणन जी, जाकिर हुसैन जी, कौन थे बताइए? किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? प्रश्न आपके सामने है, बताइए कौन सज्जन पुरुष थे इसमें? प्रेसिडेंट हैं, ये चारों प्रेसिडेंट हैं, इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका कनेक्शन उनसे रहा है? रवि तिवारी जी का आंसर सबसे पहले आया है और एकदम सही आंसर आया है वीवी गिरी। वीवी गिरी वो प्रेसिडेंट हैं जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। सिंपल प्रश्न है लेकिन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो आंसर बिल्कुल रवि जी मैंने देख लिया, एक बार ही कमेंट हमने आपको देख लिया। ठीक है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? मतलब कौन सज्जन पुरुष थे जो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? मतलब 2 बार वो प्रेसिडेंट जो है चुने गए थे 2 अवधि के लिए। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इनका कनेक्शन कहाँ से है? बिहार। बिहार तो वैसे चर्चा में है आजकल। तो बिहार गाना सुने होंगे आप लोग ना, जिया हो बिहार के लाला, गाना सुने ना, और बहुत मामलों में फेमस है। बिहार किसके लिए जाना जाता है? बिहार लालू प्रसाद यादव के लिए जाना जाता है। बिहार किसके लिए जाना जाता है? बिहार राजेंद्र प्रसाद जी के लिए जाना जाता है। बिहार खान सर के लिए जाना जाता है। बिहार UPSC के लिए भी जाना जाता है। बिहार जो है वहाँ पे तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं। एक प्रथा होती थी बहुत पहले वहाँ पे, पकड़ौआ विवाह, जो आजकल नहीं देखने को मिलती ज़्यादातर, उसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो आंसर आपका यहाँ सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कनेक्शन इन्हीं का बिहार से है और बिहार का ऐतिहासिक बहुत बड़ा उल्लेख है। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से? किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस प्रकार से होता है? देखिए, तो मैंने आपको बताया था भारत देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निर्वाचक मंडल। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुने हुए प्रत्याशी होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो होते हैं। इसके अलावा जो आपका दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। अब तो जो है तो निर्वाचित सदस्य होते हैं। और वो अब ये जो सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जनता द्वारा चुने गए होते हैं। और जनता द्वारा वो चुने गए हैं, वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? बताइए, मैंने अभी कल जिक्र किया था कि ये सज्जन पुरुष थे, इन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। मतलब संसद से वो विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जी ने उसे अपने जेब में रख लिया, ने पॉकेट में रख लिया, अपने पास रख लिया, उस पर डिसीजन नहीं दिया, तो आज तक नहीं दिया। ठीक है, तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं, कोई उनसे मांग भी नहीं सकता है। तो आंसर ये है, बहुत ही पॉपुलर रहा है, बहुत ही पॉपुलर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सादुल ही बस जाओ। ठीक है, आंसर सही है आपका सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल 1986 कल भी इसका जिक्र हुआ था, हम लोग क्लास में किए थे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? एक विधायी शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं है। हम लोगों ने कल भी इस पर बात की थी, कल भी ये प्रश्न आया था, अलग तरीके से आया था। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं है।
जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, उसका जो है लघुकरण कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ये इस तरीके से क्षमादान की शक्ति है, कौन सी शक्ति मानी जाती है इसकी? तो आंसर यहाँ पे बता रहा है कि सर कोई कह रहा है सी होगा, कोई कह रहा है बी होगा, कोई कह रहा है ए होगा। तो ये आंसर सही है, बी। एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की, क्षमादान की शक्ति एक तरीके से न्यायिक शक्ति मानी जाती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कठोर कारावास की साधारण कारावास में बदल सकते हैं, या टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये आंसर आपका सही है, बी, न्यायिक शक्ति है ये राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? हथियारबंद विरोध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपात, देखिए यहाँ पे शब्द क्या है, राष्ट्रपति शासन नहीं आया है, राष्ट्रीय आपातकाल आया है, यानी अनुच्छेद 352 आया है। तो 352 के आधार पर अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा जब कोई देश बाहरी आक्रमण कर दे हमारे यहाँ, देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, हथियारबंद विद्रोह हो जाए, यानी ये तीनों हो जाए। और इस आधार पे आंसर आपका सही होगा डी, डी के आधार पे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। मैंने कई बार कहा है ना कि जब मैं अभी लास्ट में SC ST OBC कमीशन पढ़ा था तो उसमें कहा था राष्ट्रपति अपनी इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है, उस राज्य सरकार को देता है, वो विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो किसको रखवाता है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? गुड इवनिंग संतोष जी, काफ़ी दिनों बाद बीच बीच में आते रहते हैं। बताइए 88 का आंसर क्या होगा, 88 का आंसर क्या होगा? कि किसकी सिफारिशों को संसद के पटल पे, किसके रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखवाने का काम जो है करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आंसर सी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाते हैं, लोक लेखा समिति जी नहीं, इसको नहीं रखवाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के रिपोर्ट का रखवाते हैं। अनुसूचित जाति आयोग अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति ... की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके अनुशंसा पर? राज्यसभा के अनुशंसा पर, चुनाव आयोग के अनुशंसा पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है? किसकी अनुशंसा पर कर सकता है? लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है समय से पहले। तो नॉर्मली इसमें जो प्रश्न, नॉर्मली जब इसमें प्रश्न आते हैं बहुत सिंपल प्रश्न है वैसे तो आज के। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करना मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है, समय से पहले राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। किसकी उस पर करेंगे? तो आंसर सही है बिल्कुल डी, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद की जगह अगर प्रधानमंत्री लिखा होता तब भी आंसर सही होता, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक अगर एडवाइस देंगे, मंत्रिपरिषद एडवाइस देगा राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो सारे सदस्य भी भंग हो जाएंगे, तो कुर्सी भी चली जाएगी। इसलिए जल्दी कोई करता ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कि कोई बंदा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है तो उसके प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने सदस्यों द्वारा होना चाहिए? कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। किसके द्वारा, कितने लोगों के द्वारा जो है वो चीज़ होनी चाहिए। कितने निर्वाचक जो हैं उनके प्रस्ताव को अनुसमर्थन दें, तभी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है अप्लाई कर सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रिज स्टडी पॉइंट। चलिए आप भी काफ़ी दिन बाद दिखाई दिए हैं, तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, 50 निर्वाचकों के द्वारा। 50 बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। 50 ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? बताइए क्या होगा?
कितने वर्षों के लिए लगाया जाता है? अधिकतम, हाईएस्ट कितने दिनों के लिए लगाया जाएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं अजय कुमार के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डी, 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल के लिए। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर होना आवश्यक है? अगर संसद द्वारा, देखिए संकट काल की जब घोषणा हो जाती है तो संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है, कितनी समय के अंतराल में होना आवश्यक है? 4 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने। राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा कर दी, लेकिन संसद से उसका अनुमोदन भी होना चाहिए। तो जब अनुमोदन होना चाहिए तो कितने दिन के अंदर होना चाहिए? कितने दिन के अंदर होना चाहिए? कितने दिन के अंदर होना चाहिए? जल्दी से बताइए, कितने दिन के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर, 1 महीने के अंदर होना चाहिए। संसद के 1 महीने के अंदर अनुमोदन आवश्यक होता है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एम मुंशी जी ने कहा था, बी एन राव ने कहा था, नाम्बियार जी ने कहा था, हृदयनाथ कुंजरू जी ने कहा था? किसने कहा था भारत का राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है? ये किसने कहा था? कौन सज्जन पुरुष थे जिन्होंने कहा था? ये कौन से सज्जन पुरुष थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था? बताइए, कौन से सज्जन पुरुष थे? बिल्कुल सही आंसर, नॉट सी, नॉट ए, नॉट सी, ओनली फॉर डी। बिल्कुल संतोष जी शिल्पी, बिल्कुल। हृदयनाथ कुंजरू जी ने कहा राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो शक्तियां संविधान के साथ क्या हैं? धोखा है। ठीक है, जो 352, 356, 360 है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी एवं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए। भारत देश के चौथे राष्ट्रपति, जल्दी से बताया जाए। बिल्कुल सही आंसर है। भारत देश के चौथे राष्ट्रपति बताइए, वी गिरी साहब थे। यहाँ पे सी आंसर लगा रहे हैं, जाकिर हुसैन। क्या इतना सिंपल प्रश्न? बताइए, मुझे लगा कि आज तो प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। हाँ, 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक थे वी गिरी साहब, ये थे। ठीक, इतना सिंपल प्रश्न गलत मत करो दोस्त। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का या तो भाग है का तो परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा, आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल बनता है तो उसमें वो होता है, लेकिन उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रस्ताव आता है उसमें वो नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं निर्वाचक मंडल में, यानी लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, साथ ही साथ राज्य की विधानसभा के सदस्य भी होते हैं इसके निर्वाचक मंडल में, लेकिन महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है।
लेकिन वो महाभियोग में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यों की विधानसभा, यानी डी ऑप्शन। क्योंकि निर्वाचक मंडल का भाग कौन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब हटाने के लिए महाभियोग आता है तो या तो लोकसभा में आएगा, तो राज्यसभा में आएगा, विधानसभा में नहीं आता है, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो आंसर सही है आपका डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, तो आंसर आपका सही है डी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं? किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं?